अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर वकास अशरफ चौधरी। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं। आज का वीलॉग पे हम टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो की बात करेंगे। बेसिकली ये कोहनी का दर्द है। अगर कोहनी के बाहर वाली साइड पे इसका जो पट्टा आके यहाँ पे लग रहा है, अगर उसमें दर्द हो तो इसको हम टेनिस एल्बो कहते हैं, और अगर अंदर वाली साइड पे इसमें दर्द हो तो इसको हम गोल्फर एल्बो कहते हैं। अब टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो कहने का मकसद ये नहीं है कि ये सिर्फ टेनिस प्लेयर में या गोल्फ प्लेयर में हो सकती है, बल्कि ये हर उस शख्स को हो सकती है जिसकी रिपीटेटिव मूवमेंट है, जो बार बार इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, जिसमें आपका स्क्रू ड्राइवर का बहुत ज़्यादा यूज़, माउस का ज़्यादा यूज़, कंप्यूटर यूजेज बहुत ज़्यादा हो, या अगर डेस्क पे आप बहुत ज़्यादा देर तक इस तरह आप कोहनियाँ रख के पढ़ रहे हैं या बैठ रहे हैं तो उसकी वजह से। बल्कि हमारे पास पिछले दिनों डॉक्टर्स हॉस्पिटल पेन एसोसिएट्स में इटली से एक मरीज़ प्रेजेंट हुआ। वो वहाँ पे फ्रूट जो है वो उतारता है, और उसने बताया कि उसकी चूँकि अंगूर बहुत तेज़ी से उतारता है तो उसकी वजह से उसके यहाँ पे ख़ास तौर पे सर्दियों में पेन बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इनकी वजूहात में रेपिटेटिव स्ट्रेन, रेपिटेटिव मूवमेंट्स, इस पट्टे का जो है वो कमज़ोर हो जाना, उसकी वजह से टेनिस एल्बो या गोल्फर एल्बो हो सकती है। टेनिस एल्बो में ख़ास तौर पे रात के वक्त इसमें ज़्यादा दर्द होना, आप अगर किसी से सलाम ले रहे हैं तो उसमें दर्द होना, कप उठाने में आपको कमज़ोरी महसूस होती है, या ये मूवमेंट जिसको हम प्रोनेशन सुपिनेशन कहते हैं, इस तरह के मूवमेंट के दरम्यान में ये पेन प्रोवोकेट कर जाती है। इसके इलाज की अगर हम बात करें तो स्टार्ट विद अगेन मेडिकेशन प्लस फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन। शॉक वेव थेरेपी एक थेरेपी है जिसमें हम इस पर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक देते हैं, उससे इसकी रीजनरेशन करवाई जा सकती है। समहाउ देयर इज़ लिमिटेड एविडेंस फॉर दैट। सबसे ज़्यादा जो एविडेंस है जो टेनिस एल्बो में और गोल्फर एल्बो में, विच इज़ मिनिमली इन्वेसिव रीजनरेटिव मेडिसिन, PRP and exosomes give an excellent results in the healing of this tendon। चूँकि यहाँ पे हम स्टीरॉयड तो यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि टेंडन में जो है ना वो मज़ीद उसको रप्चर कर देगा, तो यहाँ पे हम प्रोलोथेरेपी, जिसमें हम डेक्सट्रोज वाटर की डिफरेंट कंसनट्रेशंस, ऑटोलोगस PRP, ब्लड में से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के, और उसको हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड गाइडेड पट्टे में डिफरेंट एरियाज़ में इंजेक्ट करते हैं। उससे ना सिर्फ दर्द में ख़ातिर कमी आ जाती है बल्कि इसकी हीलिंग भी फास्ट हो जाती है, और वो हमेशा के लिए जो है इससे फ़ायदा हो जाता है। अभी हमने PRP का जिक्र किया जो इसके लिए की जा सकती है। PRP आपकी मालूमात के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये मरीज़ के अपने ही खून से लेकर ख़ास तौर पे इसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में एक ख़ास रोटेशन पे और एक ख़ास टाइम तक इसको स्पिन किया जाता है। और स्पिन के बाद लैब में से एक डबल स्पिन के बाद, सॉफ्ट और हार्ड स्पिन के बाद, इस ब्लड में से जो मरीज़ के अपने ही जिस्म से लिया जाता है उसमें से ख़ास खुलिए जिनको हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं, उन ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के बाद हम उसको सिरिंज के ज़रिए, बहुत छोटी छोटी सी सुइयाँ होती हैं, उसके ज़रिए हम जिस्म के मुतासरा हिस्से पे लगा देते हैं। इसका मकसद बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स इसमें वो होते हैं जो नियोजेनेसिस करते हैं, जो इसमें ब्लड वेसल्स या न्यू चैनल्स बनाते हैं, जिससे आमतौर पे क्या होता है कि रिपीटेटिव स्ट्रेन या माइक्रो ट्रॉमा के बाद वहाँ पे खून की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और हीलिंग का अमल प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता। तो जब ये नियोजेनेसिस करती है तो उसमें ब्लड की नई वेसल्स बनती हैं जो उस एरिया को, जो डैमेज्ड एरिया है, उसको ना सिर्फ खून की सप्लाई ज़्यादा जाती है बल्कि इसके अंदर ख़ास तौर पे वो प्रोटीन्स हैं जो हीलिंग का प्रोसेस भी करवाती हैं। ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स सा प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ मैसेंजर RNA के ज़रिए से नई प्रोटीन्स बनती हैं जो उस टेंडन को और लिगामेंट्स को ना सिर्फ उसकी शिकस्त व रेख्त के अमल को स्लो करती हैं बल्कि उसको प्रॉपरली रीजनरेट और रिहेबिलिटेट भी करती हैं। आमतौर पर इसकी मिसाल दी जाती है कि जैसे कोई बंजर ज़मीन के अंदर कोई बीज और कोई फर्टिलाइज और इस तरह से किया जाए ताकि उसके अंदर प्रॉपरली फसल निकल आए। तो ये है। आमतौर पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि PRP हेयर के लिए और फेस के लिए एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा की जाती है, बट ओरिजिनली इट स्टार्टेड फॉर द मस्कुलोस्केलेटल एंड ऑर्थोपेडिक कंडीशंस। फिर उसके बाद जैसे जैसे रिसर्च होती गई, एविडेंस आती गई, तो ये एस्थेटिक्स में, बर्न्स में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होना शुरू होगी। बट PRP जो ऑटोलोगस PRP है, इट हैज़ गॉट एन एविडेंस, और इसकी रीजनरेटिव इफेक्ट बहुत अच्छी है। आप खा वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो, घुटने का नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो,
आपका एवास्कुलर नेक्रोसिस हो या आपके जितने भी डिजेनरेटिव प्रोसेस हैं। लास्ट हमने वीलॉग में बात की थी प्लांटर फेशियोसिस में कि फेशियाटिस और फेशियोसिस का हमने डिफरेंस बताया था कि उसमें इन्फ्लेमेशन तो है नहीं है, फेशियोसिस है उसमें माइक्रो टीयर्स हैं, तो उसमें पीआरपी बहुत अच्छा काम करती है। बल्कि मैं अपने एक पेशेंट, शी इज़ अ यंग पेशेंट, शी इज़ अ फार्मासिस्ट, उसका जिक्र करना चाहूँगा कि सर्जन ने उसको सर्जरी एडवाइस की थी एवीएन के लिए, हिप एवीएन के लिए, बट समहाउ शी सेड कि मैं रीजनरेटिव मेडिसिन जो है ना वो पहले ट्राई करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके 3 सेशंस किए विच वाज लाइव एक्सरे गाइडेड। हमने उसकी हिप के अराउंड और कैप्सूल में ऑटोलोगस पीआरपी इंजेक्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 महीने के बाद ना सिर्फ उसकी नई वेसल्स बनना शुरू होगी और बल्कि वो एक्सरे उसने जाके दोबारा जो 6 महीने के बाद एक्सरे करवाए वो उसी अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाए एंड सर्जन सेड कि अब आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आपके नए एक्सरेज पुरानों की निस्बत बहुत बेहतर है एंड योर प्रोसेस इज़ हीलिंग नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। सो पीआरपी की ना सिर्फ एविडेंस बुक्स में मिलती है बल्कि हमें वो लोग जो रीजनरेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस और उनके अगर आप केस रिपोर्ट्स पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा है। और ऑटोलोगस पीआरपी या स्टेम सेल्स या ऑटोलोगस रीजनरेटिव मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन इमर्जिंग फील्ड और अब जो फ्यूचर है वो यही है इंशाल्लाह। थैंक यू।